हाय माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और इस सेशन में बेटा हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ बेटा ये कहता है कि इफ टू स्टैटिक चार्जेज आर placed at a separation r, then there will be a force acting between them, and by the help of the Coulomb's law we can find out the amount of force which is acting between the two charges। तो यहाँ पर बेटा हम लोग कहें कि अगर दो चार्जेज हम लोगों के पास गिवन है, अगर कहें कि यहाँ पर एक Q1 गिवन है और एक Q2 गिवन है, स्टैटिक चार्जेज है, Q1 और Q2 आर द स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक चार्जेज का मतलब हुआ कि बोथ द चार्जेज आर इन रेस्ट बेटा, एंड विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। अगर r डिस्टेंस से सेपरेट है तो दो के द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर एक फोर्स लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, हम लोग कह रहे हैं उसको F12। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2, और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इस लाइन के अलॉन्ग F21। इसको कह रहे हैं फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1 कह रहे हैं। और ये कहता है कूलम्स की जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F12 दैट मस्ट बी इक्वल टू F21 बेटा, F21। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि F12 इज फैक्टोरियली इक्वल टू F21, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, दैट इज नॉट इक्वल। ये तो हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा कि F12 जो है, F12 टू द लेफ्ट लग रहा है और F21 क्या लग रहा है, टू द राइट लग रहा है। और इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है बेटा, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये भी हमारा 10 ही न्यूटन का फोर्स होगा। ये भी बेटा हमारा 10 ही न्यूटन का फोर्स है, 10 ही न्यूटन का फोर्स है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक टू द राइट लग रहा है तो एक टू द लेफ्ट लग रहा है। ये चीज़ हम लोगों को अंडर कंसिडरेशन रखना होगा बेटा। तो कूलम्स के अनुसार, कूलम्स लॉ को हम लोग ये कहता है कि दो चार्जेज अगर रेस्ट में हो तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लगेगा ही, और उस फोर्स की हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो कूलम्स कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज Q1 और Q2, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। और दूसरा कहता है कूलम्स की F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसको बेटा अगर हम लोग 1 कहें और इसको 2 कहें, तो अगर हम लोग कहें कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 और 2, और 1 और 2 को अगर कंबाइंड करें बेटा, तो F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं F, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं बेटा Q मॉड ऑफ Q1, और यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ Q2, और डिवाइडेड मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड R² लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर ये कंपनसेट करें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, कि आप देख सकते हो कि क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो F का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं K, और यहाँ से कर सकते हैं Q1 का मॉड, और यहाँ पर बेटा Q2 का मॉड, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और ये R² हो गया। और K यहाँ पर क्या है बेटा, K है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम लोग कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। और इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। और K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर यूनिट की बात कहें बेटा, तो K की यूनिट देखते हो तो यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं, R का मीटर स्क्वायर, और Q का कूलम, और इसका कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा तो न्यूटन, और इसका लिख सकते हैं बेटा मीटर स्क्वायर, और इसका लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर, इट इज इट्स यूनिट। तो ये इसका K का यूनिट हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बेटा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ध्यान देने वाली बात होगा कि आप देखो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती बेटा, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट की बात कहें तो 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ हो जाता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाती है बेटा। तो कूलम फोर्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और बेसिकली अगर कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, कूलम्बिक फोर्स का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड लिखना होगा दो चार्जेज के बीच में, दो चार्जेज शुड बी इन स्टैटिक, हम लोग बार बार बोल रहे हैं बेटा दो चार्जेस क्या होना चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, और चार्जेज मस्ट बी पॉइंट इन साइज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं मॉड ऑफ Q1,
और मॉड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज द कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज करेगा अगर हम लोग मीडियम में रख दें। ये तो हम लोग क्या है कि वैक्यूम में रख रहे हैं बेटा, वैक्यूम और एयर के लिए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। 1/4πε मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, Q1 का मॉड लेंगे, Q2 का मॉड लेंगे और दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ले लेंगे। उसके बाद अगर हम कहें कि अगर मीडियम चेंज कर देते हैं बेटा, अब यहाँ मीडियम एयर के लिए रखा हुआ था, अब मीडियम चेंज करते हैं तो क्या फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज करेगी? तो ऑफ कोर्स देखते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा बेटा, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम कहें कि अगर यहाँ पर मैं वाटर ले लूँ, यहाँ पर एक मीडियम में वाटर ले लेता हूँ बेटा, ये वाटर दिखा दिया। अब यहाँ पर बेटा मैं कह रहा हूँ कि दो चार्जेज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एक Q1 और दूसरा Q2 दिखा देता हूँ। दोनों के बीच का सेपरेशन R, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। अब दोनों में इसमें नेचर ऑफ फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नेचर ऑफ फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर बेटा फोर्स F12 लगेगा ही और इधर भी फोर्स F21 लगेगा, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स यानी रिपल्सिव ही लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो F12 और चूंकि हम जान रहे हैं कि F21 जो है दोनों इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू F। और F की बेटा हम लोग बात करें तो F यहाँ पर लिख सकते हैं, F यहाँ पर मीडियम कर दे रहे हैं बेटा, और मीडियम में एग्जाम्पल में मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं वाटर ले रहा हूँ, ग्लास भी ले सकता हूँ, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, माइका भी ले सकता हूँ। और यहाँ पर मीडियम बेटा वाटर ले रहे हैं हम लोग। अगर वाटर ले रहे हैं तो मीडियम F मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं बाय कूलम्स लॉ, तो देख सकते हो FM कर दे रहे हैं बेटा, FM मीडियम से M कर दे रहे हैं, मीडियम मतलब F कर रहे हैं मीडियम, और मीडियम वाटर का है मीडियम, तो यहाँ से लिख सकते हैं FM बराबर 1/4π। अब देखो एप्सिलॉन लिखेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे मॉड ऑफ Q1 इनटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखो इस फार्मूला में जब हम लोग एयर में लिख रहे थे, एयर में बेटा लिख रहे थे तो वही न्यूटन्स लॉ को हम लोग क्या लिख रहे थे, एयर में जब हम लोग लिख रहे थे कि यही चार्जेज जब हमारा एयर में है था तो हम लोग क्या लिख रहे थे न्यूटन्स के लिए, F एयर। आप देख सकते हो कि F एयर के लिए क्या लिख रहे थे, अगर दोनों जब एयर में हो या वैक्यूम में था, एयर या वैक्यूम कर रहे हैं, भी वैक्यूम में यहाँ बेटा, तो एयर और वैक्यूम के लिए लिख रहे थे 1/4π एप्सिलॉन, और यहाँ से लिख रहे थे मॉड ऑफ Q1 इनटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाय द कूलम्स लॉ। अब यहाँ से लिख रहे थे बेटा, अगर हम लोग इसको कहें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहें इक्वेशन नंबर 2, अगर हम लोग कहें 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2 बेटा, 1/2 आप करो तो देख सकते हो क्या लिख सकते हो आप, 1/2 अगर डिवाइड करो तो देखो यहाँ पर 1/4π, 1 और 1/4π यहाँ से 1 और 1/4π कट जाएगा, Q1 Q2 यहाँ से बेटा कट जाएगा, और R स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा बेटा आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एप्सिलॉन, तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा F एयर बाई F मीडियम कर रहे हैं इक्वल टू हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन R या K कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R बेटा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये हमारा एप्सिलॉन R बेटा क्या है, और K रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हर एक मीडियम टू मीडियम क्या होता है बेटा, वेरी करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन R और K की वैल्यू जो होती है मीडियम टू मीडियम वेरी होती है। अगर K की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो K बराबर 1 होता है फॉर वैक्यूम बेटा, ये वैक्यूम के लिए 1 होता है, और K अगर हम लोग 1.0006 के बराबर होता है ये एयर के लिए। अप्रॉक्स वैक्यूम और एयर के लिए हम लोग देख रहे हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, 0.006 के बराबर है, इसलिए एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग K का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं बेटा। तो और फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो K बराबर, अगर वाटर की बात करें तो 80 होता है फॉर वाटर,
ये आपको रिमेंबर नहीं रखना है बेटा, ये गिवन रहेगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर चूंकि दिखला रहा हूँ कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। के फॉर ग्लास के लिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास के लिए अगर बात करूँ तो ग्लास का बेटा होता है 3 to 4 के बीच में होता है। और वहीं पर अगर मैं कोई मेटल की बात करूं, के फॉर मेटल जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, के फॉर मेटल हमारा इन्फानाइट होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना हो। अब देखते हैं बेटा कि फोर्सेस पर क्या इफेक्ट होता है, फोर्सेस पर क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा अगर यहाँ से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें एफ मीडियम, तो यहाँ से बेटा देखो एफ मीडियम आप क्या लिख सकते हो, एफ मीडियम की अगर बात करो तो यहाँ से देखो एफ मीडियम यानी एफ एम क्या लिख सकते हो, एफ एम बराबर लिख सकते हो एफ एयर बाई के, एफ एयर बाई के, एफ एयर बाई के। अगर मैं कहूँ कि दो चार्जेज अगर हमारा एयर में रखा हुआ है और दोनों के बीच में जो फोर्सेस है बेटा 800 न्यूटन का लग रहा है, 800 न्यूटन का लग रहा है, और के की वैल्यू जो है वो चार्जेज हमारा वाटर में रखा हो, यानी एफ एयर बेटा हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर बेटा आप देखो कि अगर मैं कहूँ कि एफ एयर जो है ये कहूँ कि 800 न्यूटन है, 800 न्यूटन कब का केस में है, जब चार्जेज क्या हो वो हमारा एयर में रखा हुआ हो, तो 800 न्यूटन में। और दूसरे केस में ले रहे हैं कि वही चार्जेज उसी सेपरेशन पर हमारा बेटा जब वाटर में रखते हैं तो फोर्स का क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग एफ एयर यहाँ पर 800 रख दें, और चूंकि वही चार्जेज को रख रहे हैं हम लोग कहाँ रख रहे हैं बेटा, वाटर में रख रहे हैं, तो वाटर के लिए के का वैल्यू आप देखो कितना रख रहे हैं 80, तो यहाँ से 80 रख दो, तो 80 आप देख सकते हो 80 रख दिया तो यहाँ से कितना आ जाता है 10 न्यूटन। यानी अगर हम कहें कि सेम चार्जेज हाँ अगर हम लोग एयर में रखते हैं तो 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, वही सेम चार्जेज को हम लोग सेम डिस्टेंस पर अगर वाटर में रखेंगे तो वहाँ पर ओनली 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम फोर्सेस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फोर्स कूलम्बिक फोर्स जो है बेटा, वो कूलम्बिक फोर्स क्या करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। एंड हाउ द फोर्सेस इज अफेक्ट एंड डिपेंड अपॉन द मीडियम, यहाँ पर आपको मैंने दिखलाया कि अगर एयर में रखा हुआ है तो 800 न्यूटन और अगर वाटर में रख रहे हैं तो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सेम डिस्टेंस है और सेम चार्जेज है बेटा। तो ये तो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मीडियम के अनुसार फोर्स, कूलम्बिक फोर्स कैसे चेंज हो रहा है वहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखलाया। अब हम लोग आते हैं वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ को के फॉर्म में हम लोग फोर्सेस कैसे लिखते हैं। कूलम्स लॉ क्या देता है बेटा कि फोर्स कैसे निकाल सकते हैं दो चार्जेज के बीच में, उसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला देता है। अब हम लोग कहते हैं चूंकि जानते हैं कि फोर्स एक हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म यानी हम लोग कहें कि मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, और Q1 और Q2 चार्ज है और यहाँ पर जो है दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक सेपरेट यहाँ पर F12 लग रहा है और बेटा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, और यहाँ पर बेटा लग रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1, हाँ 2/1 के द्वारा लग रहा है। अब हम लोग को निकालना है बेटा F12 का हम लोग को वेक्टर निकालना है, नॉट द मैग्नीट्यूड। हम लोग को ये नहीं निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है बेटा, F12 का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, ये हम लोगों को नहीं निकालना है, हमको F12 निकालना है। तो F12 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि F12 अगर निकालना है तो F12 के लिए हम लोग लिख सकते हैं F12 और F12 का जो डायरेक्शन है सो F12 लिख सकते हैं, और F12 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, तो इस डायरेक्शन में जो अगर यूनिट वेक्टर अगर दोनों के सेपरेशन R है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर हम लोग R माने तो यहाँ से R लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R। तो ये मेथड लिखने का तरीका है, हम लोग जो है सो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये हम लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो एक डायग्राम बनाते हैं और यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाए ये बेटा बता रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे यूनिट वेक्टर लिखा जाता है बेटा। तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ पर मान लेते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x, y और z, और यहाँ पर एक Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर हम कह रहे हैं R1, और यहाँ पर एक पोजीशन Q2 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, और ये इसका सेंस है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये R है। अब दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये हम लोग देख रहे हैं कि ये R है। अब यहाँ पर देखो ये Q2 कह रहे हैं
ये Q2 देख रहे हैं। अब ये देखो ट्रायंगल, अगर हम लोग कहें कि इस पॉइंट को, अगर इसको बेटा Q1 कर रहे हो, इसको पॉइंट को 1 कर रहे हो, ये 2 कर रहे हो, इसको 0 कर दो, 0 1 2। अभी देखो इस ट्रायंगल को बेटा देखो 0 1 2, हाँ तो ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बेटा देखो ये कैसा ट्रायंगल है, आप देख सकते हो कि एक वेक्टर ट्रायंगल है, एक वेक्टर ट्रायंगल है, क्योंकि दो जो वेक्टर है, टू लाइक्स वेक्टर, क्योंकि ऑल आर द पोजीशन वेक्टर R1 R2 एंड R आर द पोजीशन फैक्टर। तो दो वेक्टर, टू लाइक्स वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। तो आप देख सकते हो कि R1 का एरो देखो, R1 का एरो और R का एरो देखो सेम सेंस में आर टेकन, नॉट द सेम सेंस, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में है बेटा, बट R2 इज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। R2 हमारा जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है, R2 हमारा रिवर्स इस डायरेक्शन में है, ये जो है ऑर्डर में नहीं है बेटा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ R1 प्लस R इक्वल टू R2। अब यहाँ से बेटा वेक्टर R क्या लिख सकते हैं, R का सेंस ये है, तो R बराबर लिख सकते हैं R2 वेक्टर R2 माइनस R1, और यहाँ से R बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, R21 लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 को R21 लिख सकते हैं। ये आपको समझना होगा बेटा, ये हम लोग वेक्टर में समझते हैं भी हैं, और आई होप सो कि आपको, आपने ये वेक्टर को पढ़ा होगा प्रॉपर्ली। तो वेक्टर R बराबर R21, और मैं यहाँ बता भी रहा हूँ बेटा। और अगर हम लोग यहाँ से मॉड ऑफ R21 लिखना चाहें तो मॉड ऑफ R लिख सकते हैं यहाँ से बेटा, मॉड ऑफ R21 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर इस सेंस में लिखना है, इस सेंस में यूनिट वेक्टर R लिखना है, क्योंकि R का तो सेंस है ही है, तो इस सेंस में अगर हम लोग को R लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है बेटा, तो R का जो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है, R के सेंस में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R लिखेंगे, और इस सेंस में जो है सो मॉड ऑफ R लिख देंगे। यूनिट वेक्टर लिखने का ये तरीका है। और R के लिए आप देखो क्या लिख सकते हो बेटा, R21 लिख सकते हो। तो R बराबर यहाँ से लिख सकते हो यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर R, यानी R के लिए आप क्या लिख सकते हो, R21 लिख सकते हो, और यहाँ से मॉड ऑफ R के लिए क्या लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो R21, और यहाँ से मॉड ऑफ R। अब हम लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी बेटा कि अब हम लोग F12 लिखना चाहते हैं या F21 लिखना चाहते हैं। तो बेटा F21 कैसे लिखेंगे, तो आप देखो कि यहाँ पर अगर यहाँ थोड़ा सा मैं पिक्चर को क्लियर कर दे रहा हूँ, डायग्राम को क्लियर कर दे, यहाँ पर 2 पॉइंट था, तो 1 के द्वारा जो बेटा Q1 चार्ज है और यहाँ पर जो Q2 चार्ज है, तो 1 के द्वारा 2 पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1। तो अगर हम लोग को, और यहाँ पर 1 पर जो चार्जेज लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2। अब हम लोग को F21 लिखना है, F21 लिखना है बेटा। तो F21 क्या लिख सकते हैं, F21 बराबर लिख सकते हैं मॉड ऑफ F21, और इसके डायरेक्शन में एक हम लोग यूनिट फैक्टर, तो इसके डायरेक्शन में एक यूनिट फैक्टर तो यही होगा, ये हो जाएगा R21, यही हो जाएगा R21 यानी वेक्टर R, यूनिट वेक्टर वेक्टर R। तो हम यहाँ से वेक्टर R कर सकते हैं या R21 कर सकते हैं बेटा। तो और R21 क्या हो जाएगा, F21 के लिए क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से मॉड ऑफ Q1 और बेटा मॉड ऑफ Q2, और यहाँ से R²। और R21 के लिए आप क्या लिख सकते हो, R21 एक जो यूनिट वेक्टर बेटा, तो यूनिट वेक्टर R21 के लिए लिख सकते हो यहाँ पर R21, और यहाँ से मॉड ऑफ R लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो बेटा क्या लिख सकते हो, अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ से जो है F21 लिखना है हम लोग को, तो F21 क्या लिख सकते हो, F21 लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो लिखोगे ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, हाँ डिवाइडेड मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड R², और यहाँ से R21 का वेक्टर, और यहाँ से मॉड ऑफ R हो जाएगा, तो मॉड ऑफ R का R हो जाएगा, तो यहाँ पर R³ हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है और इसका R लेंगे तो ये R³ हो जाएगा बेटा। F21 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली यू कैन राइट डाउन F12 बेटा क्या लिख सकते हो, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देना है, उसके बाद लिखना है मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, और यहाँ बेटा R³ लिख देना है, और 1 2 है तो यहाँ से वेक्टर लिख देंगे R12। बस इतना सा ही करना है। हम लोग सिमिलरली जो है सो F21 और F12 का वैल्यू
लिख सकते हैं, मतलब कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तरीका है कि हम लोग कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। चले नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग आ रहे हैं कि कूलम्स लॉ किस, इन विच कंडीशन वी कैन अप्लाई द कूलम्स लॉ। अब है इन विच कंडीशन वी कैन अप्लाई द कूलम्स लॉ बेटा। तो क्वेश्चन है कि इन विच केस, क्वेश्चन नहीं है बेटा, इन विच केस, चलो क्वेश्चन ही मान लो, इन विच केस we can apply the Coulomb's law। देखो कूलम्स लॉ को किस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या कूलम्स लॉ को एवरी केस में अप्लाई कर सकते हैं? बेटा नहीं, कूलम्स लॉ को हम लोग एवरी केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कूलम्स लॉ के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए कि चार्जेज मस्ट बी इन रेस्ट। चार्जेज क्या होना चाहिए? मस्ट बी इन रेस्ट होना चाहिए। चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है बेटा। दूसरा कंडीशन क्या है कि चार्जेज मस्ट बी इन पॉइंट इन साइज। चार्जेज मस्ट बी इन पॉइंट इन साइज, मस्ट बी इन पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, respect to distance between them, distance between them। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बेटा हम लोग को लेना होगा कि जो डिस्टेंस जो दो चार्जेस के बीच में है, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग बेटा स्मॉल r दे रहे थे, दैट स्मॉल r मस्ट बी ग्रेटर दैन 10⁻⁻15 मीटर। दो चार्जेस का जो बीच का डिस्टेंस हो वो क्या होना चाहिए बेटा? 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, और वो 10⁻18 मीटर या उससे अधिक का ले सकते हैं। 10⁻18 मीटर्स तक हम लोग ले सकते हैं बेटा। एक्यूरेटली यहाँ तक हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट एक्यूरेटली 10⁻18 मीटर जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ तक एक्यूरेटली जो है हम लोग कूलम्बिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, या दो चार्जेस के बीच के फोर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है इसके, और इसी रिस्ट्रिक्शंस में हम लोगों को वर्क करना होता है। अब हम लोग कहते हैं कि कूलम्स लॉ जो है बेटा, कूलम्स लॉ जो है हम लोग जो है ऐसा क्या क्या रूल को फॉलो करता है, कौन कौन सा रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखें तो कूलम्स लॉ जो है बेटा, कूलम्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। कूलम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। जब मैं बात यहाँ पर बेटा कर रहा हूँ कि F12 और F21, यानी F12 और F21 की मैं जब यहाँ पर बात कर रहा था, मैंने फोर्सेस दिखला रहा था, तो F12 और F21 का क्या मतलब हुआ? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, 1 पर 2 के द्वारा जितना बड़ा फोर्स लगाया गया। मान लेते हैं यहाँ बेटा Q1 है और यहाँ Q2 है, तो Q1 जो है Q2 पर जितना बड़ा फोर्स लगाया F12, उतना ही बड़ा फोर्स 1 के द्वारा 2 पर लगेगा इस डायरेक्शन में F21। तो न्यूटन जो है क्या करता है, कूलम जो है, कूलम्स लॉ क्या करता है बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को यहाँ पर ओबे करता है। तो इसको हम लोगों को अंडर कंसिडरेशन रखना होगा। और एक चीज़ और है कि हम लोग का जो कूलम्स लॉ है वो हमारा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स हम लोग कह सकते हैं, इट इज ऑल कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी में, वर्क एनर्जी थ्योरम में। हम लोग वर्क एनर्जी जब चैप्टर मैंने 11th में पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। और नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्स लॉ की बात करें, तो कूलम्स लॉ हमेशा जो होता है ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ बेटा अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एक Q1 है और एक दूसरे बॉडी पर Q2 चार्ज है,
और कहें कि ये कूलम फोर्स हमेशा दोनों को मिलाने वाला, दो सेंटर को मिलाने वाला लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही जो है सो कूलम्बिक फोर्स एक्ट करेगा। ऑलवेज इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा या इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है बेटा तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो कूलम्बिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेज, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कूलम्बिक फोर्स इज द सेंट्रल फोर्सेस। कूलम्बिक फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर अगर एफ ले ले तो यहाँ पर कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस कह सकते हैं। और यहाँ पर नॉन सेंट्रल फोर्सेस की बात करें तो बेटा अगर दो चार्जेज है, यहाँ पर Q1 और Q2, और यहाँ पर नॉन सेंट्रल फोर्सेस की बात करें तो एक फोर्सेस ये F1 हम लोग कहें, F2 बेटा कहें, और ये F1 कहें, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। और दो चार्जेज के बीच में, दो चार्जेज अगर रेस्ट में है तो दो चार्जेज के बीच में इस तरह का फोर्सेस जो है, नॉन सेंट्रल फोर्स जो है कभी नहीं लगेगा बेटा। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हो गया, नॉन सेंट्रल फोर्सेस हो गया, नॉन सेंट्रल फोर्सेस हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा, हम लोग जो है सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि बेटा कि अगर द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है तो लिख देता हूं बेटा मैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा कहता है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अब इंट्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा? अट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अनदर चार्जेस। इसका ये मतलब हुआ कि बेटा सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है और इसके विसिनिटी में मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो Q1 एक Q पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग कह रहे हैं कि F1 फोर्स लगा रहा है, और Q2 यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा दैट इज F2। तो हम लोग कह रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F1 इज नॉट अफेक्टेड बाय द फोर्स F2। मतलब Q1 के द्वारा जो कैपिटल Q पर जो इस प्लस Q पर जितना बड़ा फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड F1, और Q2 के द्वारा जो इस प्लस Q पर जो चार्ज लगा रहा है दैट इज कॉल्ड F2। तो हम लोग कह रहे हैं Q1 के द्वारा जो फोर्स F1 लगा है विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द फोर्स F2, हाँ, और F2 इज नॉट अफेक्टेड बाय द F1। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और यहाँ पर कहें कि इस विसिनिटी में डिफरेंट फोर्सेस है, मान ली डिफरेंट चार्जेज आर इन देयर इन द विसिनिटी ऑफ प्लस कैपिटल Q। तो अगर यहाँ पर कहें कि Q3 चार्ज है तो यहाँ पर F3 लगाएगा। अगर नेट फोर्स की अगर हम लोग बात करें, F नेट अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लस Q हम लोग यहाँ पर बेटा कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस Q दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर कहें कि नेट फोर्सेस यहाँ पर कितना बड़ा एक्ट होगा तो इस प्लस Q पर बेटा हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स एक्ट होगा F नेट, तो F नेट को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कह सकते हैं F1 प्लस F2 और प्लस बेटा F3 लिख सकते हैं। दैट इज द नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q। हाँ, हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स, बट F1 इज नॉट अफेक्टेड बाय द आइदर F2, F3 एंड Fn। अगर n चार्जेज का है तो सबका एक अपना इफेक्ट होगा विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर चार्जेज। अगर n चार्जेज है तो हम लोग लिख सकते हैं F नेट बराबर बेटा, अगर n चार्जेज आर प्रेजेंट, हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn लिख सकते हैं बेटा। और इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं Fi और यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर 1 to n, दैट इज F नेट, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस है, कूलम्बिक फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा। अब चलें हम लोग जो है सो जो कूलम्स लॉ पढ़ा और कूलम्स फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़े, उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जा रहे हैं। सबसे जो दिक्कत होती है बेटा हम लोगों को F12 और F21 कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। तो वहाँ पर एक एग्जांपल मैं बेटा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि सपोज करो कि आपके पास एक Q1 चार्ज है, इस पर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 4, 2 और 5 दिया हुआ है। ये जो इसका कोऑर्डिनेट है 4, 2, 5 इसका कोऑर्डिनेट है।
हाँ 4 2 5, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट, और Q1 पर चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, और बेटा Q2 जो है एक चार्ज है जिसका 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा 3 और 1 और 3 दिया हुआ है, 3 1 3, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 1 है और z कोऑर्डिनेट इसका 3 है। अब हम लोगों को बेटा, अब दोनों जब चार्जेज अगर रखा हुआ है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्जेज है +3 और +2 है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा। तो यहाँ पर कहें कि F12 फोर्स एक्सर्टेड 1 पर जो है 2 के द्वारा कितना बड़ा फोर्स लगेगा F12, और 2 पर कितना लगेगा तो F21 लगेगा। अब हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, F12 निकालना है या बेटा F21 निकालना है, कोई भी एक निकाल लेते हैं बेटा। तो चलो F12 निकालें या F21 निकालें, चलो F12 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं बेटा, आप लोग इसको निकालेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि बेटा आपका रिजल्ट क्या आया, एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि मैं इसका आंसर और रिप्लाइड करूंगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है बेटा, इससे ये भी पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं। तो यहाँ पर मैं F12 लिख रहा हूँ बेटा, F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 वेक्टर फॉर्म में। तो लिखने का क्या तरीका, F12 आप लिख दिया, F12 आप मैग्नीट्यूड लिख दो और यहाँ पर लिख दो क्या R12, ये तो लिखते हैं हम लोग। अब फार्मूला में क्या लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दो, Q1 कर दो बेटा, Q2 कर दो, मॉड लेना है ऑफकोर्स, पॉजिटिव और निगेटिव से कोई अंतर नहीं, अगर निगेटिव भी रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर RQ लिख देंगे, और R12 के लिए क्या लिख सकते हो, और R12 के लिए लिख सकते हो R1 माइनस R2, बस इतना सा ही काम करना है बेटा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए आप क्या लिख सकते हो 9 × 10⁹, और Q1 और Q2 के लिए देखो 2 और 3 यानी 6 हो गया, 6 माइक्रोकूलम, और चूंकि हम जानते हो कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि बेटा -6 माइक्रोकूलम होता है, तो यहाँ से 2 माइक्रोकूलम, तो 2 का लिख सकते हो 2 × 10⁻, यानी 10⁻⁻12 हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। और R की वैल्यू अब देखना है कि दोनों का वैल्यू का R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के वैल्यू के बीच का। तो सबसे पहले तो हम लोग को R निकालें, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन हम बता रहे हैं ये R, ये थोड़ा यहाँ पर केयरफुल रहना होगा आपको, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये R है, ये R³ निकालना है हम लोग को। यहाँ पर देखो R³ निकालना है, तो R³ आप कैसे निकालोगे, तो अब यहाँ देखो R³ कैसे निकाल सकते हो। तो R³ के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप R21 निकाल लो, R12 निकाल लो। तो R12 को आप बेटा क्या कर सकते हो, R12 बराबर, अगर इसका मॉड लोगे तो ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ R, और इसका अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं R1 अब -R2 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। अब यहाँ से लिख सकते हो आप देखो क्या, तो R1 -R2 यहाँ से लिखना है। अब बेटा देखो कि यहाँ से R1 -R2 यहाँ से निकाल दें, थोड़ा सा स्पेस, हाँ अच्छा चलो यहीं से ले लेते हैं, और यहाँ से R1 -R2, R1 को क्या लिख सकते हो, तो R1 का देखो क्या लिख सकते हो, R1 बराबर लिख सकते हो 4i, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो 2j आप +5 के लिए लिख सकते हो +5 के। अब देखो बेटा, और R2 के लिए कितना लिख सकते हो, R2 के लिए आप लिख सकते हो, देखो R2 का कोऑर्डिनेट ये x है, y है, z है, तो 3i और +j, 1 का j और +3 के लिख सकते हो, +3 के लिख सकते हो। अब बेटा R1 -R2 आप क्या लिख सकते हो, देखो R1 -R2 यहाँ से R1 पहले तो R1 -R2 ले लें, उसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे। तो R1 -R2 बेटा आप क्या लिख सकते हो, R1 तो R1 में से R1 तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, x कोऑर्डिनेट को x में से x घटा दो तो ये बेटा i आ जाता है, और j में से j घटा दो 2j -j तो +j, और यहाँ से देखो 5 में से 3 घटा दो +2k आ जाता है बेटा, ये +2k जाता है। अगर यही तो हमारा R1 -R2 है, और यही तो बेटा हमारा R12 है, और यही तो हमारा मॉड ऑफ R है, मॉड ऑफ R है। अब मॉड ऑफ R अगर हम लोग लिखना चाहते हो तो क्या अंडर रूट लिख दोगे, जो वेक्टर मेथड है। i का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 है, तो 1² i का कोफिशिएंट है 1², j का कोफिशिएंट कितना है 1², और k का कोफिशिएंट कितना है 2², तो 2² कर दिया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और 2 और 4, हाँ 6 हो गया, √6 हो गया बेटा, √6 हो गया ये।
तो R हमारा निकल गया बेटा, R हमारा कितना निकल गया, या R12 हमारा कितना निकल गया, R12 का मॉड हमारा निकल गया बेटा √106। तो हम लोग यहाँ से जो हम लोगों का जो रिजल्ट आया R12, अब देखो यहाँ पर कि R12 बेटा क्या आया, तो R12 जो आया बेटा, R12 का जो मॉड आया √6 आया, हमारा 6 आया। और R12 कितना आया बेटा, ये आया I4, हाँ I आ गया, और ये यहाँ J, और ये कितना आया 5 आया, +2 के आ गया, +2 के आ गया। अब जो फार्मूला था बेटा, हम लोग को फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 लिखना था, तो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या Q1 का मॉड, और यहाँ पर Q2 का मॉड, और यहाँ पर बेटा RQ, और यहाँ से R12 का वेक्टर फॉर्म। तो R12 का जो वेक्टर फॉर्म है, अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना डालो, 9 × 10⁹ डालो, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम डालो तो 2, और यहाँ से Q2 का वैल्यू कितना था, 2 और 3 माइक्रोकूलम था बेटा, 3 माइक्रोकूलम, तो 2 × 3 और माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो 2 × 10⁻⁻12 ले लेते हैं बेटा, -12 ले लेते हैं। और R³ का वैल्यू कितना था, R12 हमारा √6 था, तो यानी यही तो वैल्यू है मॉड ऑफ R, और यही तो बेटा R है। तो R³ का वैल्यू कितना लिख सकते हो, तो R³ का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, R³ बराबर आप देख सकते हो कि R³ बराबर यानी √6 का क्यूब लिख सकते हो, √6 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पर √3 का 6 का मतलब क्या हो गया, √6 इंटू √6, हाँ इंटू √6 बेटा, हाँ। और यहाँ से R³ का जो वैल्यू आ जाता है, R³ का वैल्यू ये कितना √6 यानी 6√6 आ जाता है, 6√6 आ जाता है। तो R³ का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं बेटा, 6√6 आ जाता है यहाँ से। और यहाँ पर जो है सो आपका R12 का वैल्यू देखो, R12 का वैल्यू क्या आ गया है, I, यहाँ से I + J +2K। आप इसको यहाँ से सॉल्व करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ R12, F12 बेटा, F12 आप निकाल सकते हो। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ F12, F21 का वैल्यू आप निकालोगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करोगे कि सर हमारा ये रिजल्ट आया, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर, हाँ तो मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग 2 चार्जेस दिया हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस नॉट ओनली साइन बाई इट इज आल्सो द सेम, यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। चलो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा, कि 2 चार्जेज हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक +Q चार्जेज है बेटा, और यहाँ पर भी एक +Q चार्जेज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हम लोग कहें कि A है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा A है, और हम लोग कहें कि एक थर्ड चार्ज जो है Q ले रहे हैं, स्मॉल q। अब ये स्मॉल q को इस दोनों चार्ज के इस लाइन के अलोंग रखना है, इस दोनों चार्ज के लाइन, दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर रखना है। दोनों चार्ज में यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहाँ पर रखें कि ये जो तीनों चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं कि बेटा मैंने यहाँ पर रख दिया Q प्लस यहाँ पर Q रख दिया, एट ए डिस्टेंस हम लोग कहें कि यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पर रख दिया बेटा, x डिस्टेंस पर, इस +Q से x डिस्टेंस पर रख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कौन कौन सा +Q इक्विलिब्रियम में हो, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में। इस कंडीशंस के लिए ये +Q की पोलैरिटी क्या होगी, द फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस स्मॉल q की पोलैरिटी क्या होगी। पोलैरिटी का मतलब हुआ बेटा इसका साइन क्या होगा, इधर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। चलो यहाँ पर मैं बेटा अगर कहूँ कि अगर ये निगेटिव ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर निगेटिव ले बेटा, तो निगेटिव ले लेता हूँ, तो इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ बेटा 2, दूसरा चार्ज, और ये तीसरा चार्ज बेटा यहाँ पर देगा। फिर से मैं डायग्राम यहाँ पर बना दे रहा हूँ, बड़ा सा डायग्राम की पिक्चर आपका क्लियर हो जाए। ये +Q और यहाँ पर बेटा हम लोग दिखा रहे हैं -Q दिखा रहे हैं। अगर इसके इक्विलिब्रियम, इस चार्ज जो है, जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर ऑफ चार्ज है, इसके इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, थर्ड के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो ये जो 2 जो इधर फोर्स लगाएगा तो ये F2 लगाएगा। 2 के द्वारा देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी डायरेक्शन में F2 लगेगा। अब इसके और इसके बीच में देखो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा F1।
तो हम लोग इस केस में कहते हैं अगर निगेटिव लेते हैं ये चार्ज तो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर इस चार्ज की इक्विलिब्रियम की बातें करें, इस दोनों के बीच में देखो फोर्सेस, तो इस दोनों के बीच में फोर्सेस क्या लगेगा, 3 के द्वारा 2 पर लगाया जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सो ये 3 के द्वारा ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर बेटा F3 लगेगा। अब देख सकते हो कि ये पॉजिटिव, तो ये F3 इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर इसके और इसके बीच में देखो तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा बाय द फोर्स F1। तो ये भी देख रहे हो कि 3 और 1 क्या अपोजिट सेंस में है, और 2 चार्जेज अगर अपोजिट सेंस में है और दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि द चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये चार्जेज तो अगर चार्जेज वहाँ पर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर दोनों फोर्स, अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगे, इसी डायरेक्शन में 1 फोर्स लगाए, 2 फोर्स लगाए, 3 फोर्स लगाए, 4 फोर्स, मेनी नंबर ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाए बेटा, तो नेट फोर्स 0 कभी नहीं हो सकता। हाँ, इस डायरेक्शन में भी अगर कुछ फोर्स लगता है तो हम लोग कह सकते हैं इट में भी इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब यहाँ पर देखो अगर इस चार्ज की बात करते हैं बेटा, तो 1 पर 3 के द्वारा इधर लग जाएगा F3 और 1 पर 2 के द्वारा इधर लग जाएगा F2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पर भी अपोजिट, यहाँ पर भी अपोजिट फोर्सेस लगता है। तो इट इज़ पॉसिबल चांस है कि ये हमारा जो है नेट फोर्स जो होगा इंटायर सिस्टम पर क्या होगा, हम लोग कहें कि हर एक चार्जेज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इंटायर सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि साइन ऑफ प्लस ये जो स्मॉल क्यू है दैट मस्ट बी टेकन इनटू माइनस साइन, हम लोग इसको माइनस साइन लेना होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज को हम लोग कहाँ पर रखें, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच कहाँ पर रखें कि ये चार्ज हमारा जो है इक्विलिब्रियम, पोजीशन पर भी तो डिपेंड करेगा कि वो उसका पोजीशन क्या रखे। तो मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर रखा बेटा, और 3 पर 1 पर जो फोर्स लगा तो यहाँ पर मान लेते हैं 3 पर जो इधर लग रहा है, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस ये कह रहे हैं कि बेटा ये एक्स डिस्टेंस पर, तो 3 के द्वारा जो इस माइनस चार्ज पर जो फोर्सेस लगेगा ये मान लेते हैं कि 1 के द्वारा लग रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं F1। 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इधर अट्रैक्टिव, और 2 के द्वारा जो इधर फोर्स लग रहा है बेटा ये कह रहे हैं F2। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि F1 का जो है मैग्नीट्यूड दैट मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। और F1 का वैल्यू देखो, इस दोनों के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लिख सकते हैं बेटा, और यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन देखो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, और इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए है, तो अगर ये डिस्टेंस घटा दोगे तो बेटा ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है बेटा ये a है, और x घटा दोगे तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। तो F2 के लिए जो लिखना होगा, F2 इस दोनों के बीच में लिखना, तो ये डिस्टेंस लेना होगा। यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कैपिटल Q और माइनस Q, मॉड ऑफ माइनस Q, कैपिटल Q इंटू मॉड ऑफ माइनस Q, और यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा देखो यहाँ से ये कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से आ जाता है बेटा क्या, 1/x² और इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है बेटा। अब दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो सिंपल आ जाता है बेटा x² इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस एक्स अगर दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स। अब अगर 2 वैल्यूज आ जाता है बेटा, यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 वैल्यू आ जा रहा है, इसका अंडर स्क्वायर रूट लोगे, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो एक तो प्लस माइनस आ जाएगा ना बेटा, ये स्क्वायर के एक्स स्क्वायर का एक्स, ये हमारा इसका ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से हम लोग ले रहे हैं बेटा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ से अगर 2 सोल्यूशन आ जाता है, a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, और एक आ जाता है a माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। अगर इसको देखो तो यहाँ से आ जाता है a बराबर कितना 2x, तो x बराबर यहाँ से बेटा देखो क्या आ जाता है a/2 आ जाता है, a/2 आ जाता है। और यहाँ से देखो तो यहाँ से a और ये तो इधर चला जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी 0, a का वैल्यू क्या 0 हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये सोल्यूशन जो है नॉट पॉसिबल, ये सोल्यूशन हमको पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि जीरो तो हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्जेज रखा जाएगा वो कितने डिस्टेंस पर, x जो है a/2, ये जो यहाँ से ले रहे हैं x डिस्टेंस पर, कहने का सेंस है बेटा ये कि इस दोनों के चार्ज जो है एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है a है, और ये जो चार्जेज हम लोग x ले रहे थे और x का वैल्यू क्या था a/2 का क्या मतलब हुआ कि दोनों चार्जेज के बीच में अगर हम लोग स्मॉल क्यू को रखते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वहाँ पर जीरो हो जाएगा स्मॉल क्यू पर, और वो जो स्मॉल क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर इसमें हम लोग बात करें कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कहें कि इसमें स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा बेटा, हम लोग को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू के फॉर्म में स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आसानी से आप यहाँ से देख सकते हो कि बेटा अगर यहाँ इसी डायग्राम को अगर हम लोग रीड्रॉ करें और थोड़ा सा देखें इसको, तो आसानी से हमारा बन जाएगा यहाँ पर बेटा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो आप लोग भी बना लेते हैं, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो कि अगर आप कहो कि यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू है जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है a/2, और ये भी हमारा a/2 पर डिस्टेंस पर है, ये अभी हमने निकाला है। अब यहाँ पर देखो बेटा अगर इस पर देखो नेट फोर्स, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, पूरा सिस्टम हमने क्या कहा था इक्विलिब्रियम में, तो इस पर हम लोग देखते हैं नेट फोर्स, इस पर देख लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पर देखो, तो इसको हम लोग कह रहे थे कि बेटा ये जो पोजीशन है ये आप देखो कि यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि इसको हम लोग 1 कर रहे थे, इसको 2 कर रहे थे, इसको 3 कर रहे थे। तो 1 पर जो है सो इस माइनस के कारण जो फोर्सेस लगेगा, इसको कहे 3 कर रहे थे बेटा और इसको 2 कर रहे थे। तो 1 पर जो 3 के कारण फोर्सेस लगेगा, यहाँ पर F3 कह रहे थे, और 1 पर 2 के कारण जो फोर्सेस लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये F3 लग जाएगा, F2 लग जाएगा बेटा, F2। तो F1 और F3 क्या होना, F2 और F3 क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये जो F2 और ये F3 इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं मॉड ऑफ F2 दैट मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ F3 बेटा, मॉड ऑफ F3। तो F2 का वैल्यू आप देखो, तो F2 किसके बीच में लग रहा है, प्लस और प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन a है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेपरेशन, और ये हम लोग कह रहे हैं a कह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से फोर्स क्या लिख सकते हैं, F2 के लिए लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन और मॉड ऑफ कैपिटल Q इंटू मॉड ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड a²। और F3 के लिए देखो इस दोनों के बीच में और इसके बीच का डिस्टेंस a/2 है, तो यहाँ से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। और इसके लिए बेटा क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ कैपिटल Q इंटू माइनस मॉड ऑफ Q, और इसका लिख सकते हो कितना, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर यानी a²/4 हो जाएगा बेटा, a/2 का होल स्क्वायर यानी a²/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, a² कट जा रहा है, a² कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, हाँ ये कट जा रहा है। तो अब बच रहा क्या, अब हमारे पास जो बच रहा है बेटा वो देखो अब क्या बच रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को बच रहा है कैपिटल Q, मॉड Q तो कैपिटल Q हो जाता है, ये देखो कैपिटल Q, और यहाँ पर माइनस Q तो मॉड हट जाएगा तो यहाँ पर प्लस Q हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो 4Q लिख सकते हैं, यानी यहाँ से स्मॉल q बराबर लिख सकते हो कैपिटल Q/4। तो चार्जेज को इक्विलिब्रियम जो स्मॉल q की वैल्यू होगी बेटा वो कितना हो जाएगा, जो नेट चार्ज होगा उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो चार्जेस की भी वैल्यू लेनी होगी, 1/4 होगा, तभी सिस्टम पूरे की पूरे सिस्टम हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। चलो बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग पर डिस्कस करते हैं। मान लो सपोज करो कि हमारे पास एक 10 कूलम का चार्ज है, मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक जनरल फॉर्म लेते हैं कि Q अमाउंट का एक हमारे पास चार्ज दिया हुआ है। मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पर एक Q अमाउंट का चार्ज हमको दिया हुआ है, Q अमाउंट का चार्ज, और ये Q जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट A और B के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो Q। अब हम लोग मान लेते हैं कि मैंने A को है जो है स्मॉल Q स्मॉल अमाउंट का चार्ज दे दिए, स्मॉल मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल Q अमाउंट का चार्ज है और A को मैंने स्मॉल Q दे दिया, तो इसमें कितना बचा,
मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज था, इसमें 2 कूलम इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 8 कूलम बचा बेटा। अब यहाँ से स्मॉल क्यू इसको दे दिया तो इस पर कितना बचा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तो वो बी को चला जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चला जाएगा, ये बेटा बी को चला गया। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन आर है। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कितना चार्ज ए को दिया जाए और कितना चार्ज बी को दिया जाए कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो लगेगा या अट्रैक्शन जो भी कहे, वो कह रहा है कि कितना बड़ा फोर्स लगेगा, जो फोर्स जो है मैक्सिमम, हाउ द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ए एंड बी सो दैट द नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना, सबसे पहले तो हम लोग बेटा फोर्स निकाल लें। तो फोर्स तो मान लेते हैं कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इधर भी फोर्स एफ लगेगा और इधर भी फोर्स एफ लगेगा, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, और ये लग जाएगा बेटा फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, ये लग जाएगा। और इसकी मैग्नीट्यूड, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं एफ, और एफ बराबर है बेटा यही है एफ ए बी का मॉड और ये एफ बी ए का मॉड, दोनों इक्वल होता है, मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं बेटा। अब यहाँ से एफ का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आप लिख दोगे और यहाँ से कर दोगे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, ये बेटा फोर्स लिख दिया। अब इसी फोर्स को मैक्सिमम करना है बेटा, इसी फोर्स को हम लोगों को मैक्सिमम करना है। कैसे वी कैन do the force will be maximum and how the charge will be distributed between the A and B so that the force will be maximum। तो मैक्सिमम करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, देखो बेटा मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर हम लोग यहाँ से जो फोर्स लिख रहे हैं, ये जो यही तो फोर्स का वैल्यू है, ये बेटा क्या है, फोर्स का वैल्यू। अब इस फोर्स को मैक्सिमम करना है कि इस फोर्स मैक्सिमम हो, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से निकाल लेते हैं डी एफ बाई डी क्यू। अब देखो स्मॉल डी क्यू मैंने क्यों लिखा, स्मॉल डी क्यू इसलिए लिखा कि चार्ज ही जो है स्मॉल क्यू ही है, क्या है, वैल्यू है, जो हम ए को क्या दे सकते हैं, 2 कूलम दे सकते हैं, 3 कूलम दे सकते हैं, 4 कूलम दे सकते हैं, वही है स्मॉल क्यू इज द वेरिएबल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर द स्मॉल क्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन वैरी नहीं कर रहा है। कैपिटल क्यू जो हमारा 10 कूलम, मान लेते हैं कि 10 कूलम का चार्ज है, वो बेटा वैरी नहीं कर रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं वैरी कर रहा, ओनली स्मॉल क्यू कैन बी वैरी, वो हम लोग 2 कूलम दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डी क्यू लिया है। अब बेटा इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशंस को हम लोग ले आए, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डाल दो आप, यहाँ से डी बाई डी क्यू कर दो, और यहाँ से बेटा एफ की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से डाल दो आप यहाँ से ये, हाँ, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये दैट इज द, ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू डाल दिया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमारा बेटा 0 होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए। अब इसको देखो, ये कांस्टेंट हो जाता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर चला आएगा, और डी बाई क्या आ जाएगा, डी क्यू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी बाई डी क्यू बेटा, और ये आ जाएगा हमारा कितना, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया, कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, हाँ, कैपिटल क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस तो है ही, तो 2q हो जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, आप देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, और यहाँ से लिख सकते हो कैपिटल क्यू माइनस 2q दैट इज इक्वल टू 0 बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो आसानी से आप क्या लिख सकते हो इसको, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है बेटा, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस 2q इक्वल टू 0 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो, चूंकि 0 से टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हटाएगा q माइनस 2q। अब यहाँ से बेटा आ जाएगा q इक्वल टू 2q स्मॉल 2q। अब यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू आप बात करो तो q/2 लिख सकते हैं, स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, q/2। तो कहने का मतलब हुआ बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पर q अमाउंट ऑफ चार्जेज है, अगर a और b को देना है चार्जेज, अगर a और b को देना है यहाँ पर चार्जेज,
तो और दोनों आर डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है तो इसको भी Q में से क्या देना होगा, Q/2 देना होगा, इसको भी Q/2 देना होगा, यानी 10 कूलम का है तो 5 कूलम इसको भी देना होगा, 5 कूलम इसको भी देना होगा, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना होगा बेटा। तो आज के सेशन में बेटा हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उससे रिगार्डिंग जो है कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किए, उसके कुछ किस लॉ में हम लोग जो है सो किस केस में कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये देखा कि चार्जेज मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ये भी कहा कि चार्जेज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म देखा कूलम्स लॉ में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात किया, फिर मैंने बात किया कि दो चार्जेज अगर हम लोग मीडियम में रखते हैं तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज जो वाटर में रख के देखा तो मैंने दिखाया कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। और कुछ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम का हम लोग वहाँ इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे भी बात किए, वेक्टर फॉर्म में भी एक न्यूमेरिकल को रखा और यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम के भी केस में देखा। तो आई होप सो कि बेटा आपने यहाँ पर सारे क्लास को प्रॉपर्ली ढंग से समझा होगा। अगर नहीं समझे तो इसको वीडियो को अगेन आप लोग लिखें और अपने नोटबुक्स में इसको लिखें, मेरी तरफ से ये एडवाइस है। और नेक्स्ट सेशन में बेटा हम लोग जो है सो कुछ और इस पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कूलम्स लॉ पर लाएंगे। इसके लिए आप लोगों को जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि सो दैट कि जो हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको वो वीडियो तुरंत ही मिल जाए और आप उसको वॉच कर लीजिए। तो मेरी एडवाइस है कि आप बेटा ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा जो न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। और मैं स्पेशली जो होता है दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड 2024 के लिए, तो वहाँ पर मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। और डेफिनेटली द 100% क्वेश्चंस विल टैली इन द board examination. This lectures is not only helpful for those students who are preparing for the board, this is also helpful for those students who are preparing for the NEET, JEE Mains and the JEE Advanced, because this is the fundamental lectures and the fundamental topics I have covered in this session. So I hope all of you understand दिस टॉपिक्स वेरी क्लियरली और आप इसको आपने इस क्लास को इंजॉय किया होगा बेटा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सो न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एडवांस करते हुए और कुछ अच्छे प्रॉब्लम वहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।